जय हिंद, सलाम, सभी का स्वागत। एक और वीडियो है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। 3 दिन पहले आ चुका था नोटिफिकेशन, लेकिन वेबसाइट को देखने समझने में और प्रोस्पेक्टर को समझने देखने में मुझे लग गया समय, क्योंकि जिस दिन आए सूचना उसी दिन आपको मिल जाए, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। सूचनाएं अगर कुछ घंटे या कुछ दिन देरी से मिलती हैं और सही तरीके से मिलती हैं तो मैं इसको सही समझता हूं। और आज आपसे बात करूंगा जामिया में निकले हुए एप्लीकेशन फॉर्म यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीएचडी की। ठीक है, फॉर्म भरना सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। एडमिशन के फॉर्म भरने की डेट, कितनी है सीटें, कितनी है फीस, क्या क्या है सिलेबस, ये सब तो आपको प्रोस्पेक्टर में मिल ही जाएगा। 160 पेज का प्रोस्पेक्टर है, शुरू के 40 पेज को छोड़ दीजिएगा, वह आपके काम के नहीं है। अगर समझेंगे तो आपको दिमाग लग जाएगा, और दिमाग लगाने की आप लोगों को आदत नहीं है, उसका काम यूट्यूबर्स पे और यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे के 120 पेज में से भी 80 पेज ही आपके काम के हैं। उन 80 पेज का निचोड़ आपको समझाऊंगा और इस वीडियो में मिलेगा कि आपको वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, जो पीएच कैंडिडेट बच्चे हैं उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे पीजी हो, पीएचडी हो, चाहे यूजी हो। इस बार जामिया ने प्रत्येक कोर्स में कुछ एज लिमिट फिक्स कर दी गई है। वह एज लिमिट 17 साल से लेकर 27 और कहीं कहीं 32 साल तक लगाई गई है। क्या एज लिमिट है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ पीएच कैंडिडेट को कितना % रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी भी बात करेंगे, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे या फिर मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा उसकी भी बात करेंगे। और यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी उसकी भी बात करेंगे। और नेट क्वालिफाई, गेट क्वालिफाई, सेट क्वालिफाई और ICHR, ICPR, ICMR की फेलोशिप वाले बच्चों को क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हम उस कोर्स की भी बात करेंगे जिसमें एज लिमिट 17 साल कर दी गई है, यानी कि 17 साल कम से कम यदि आपकी एज है तभी उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कोर्सेस है, और साथ साथ एक कैंडिडेट कितने कोर्स में अप्लाई कर सकता है उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक कैंडिडेट यदि एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहता है तो क्या उसको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस देनी होगी, उसकी भी बात करेंगे। और यदि आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो क्या फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी भी आपसे बातचीत करूंगा। और साथ ही साथ में यदि आपका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद जो आंसर की आती है, आंसर की से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उसको आप कब तक चैलेंज कर सकते हैं, कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसकी कितनी फीस लगेगी, उसकी भी आपसे बात करूंगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूजी पीजी के अलग स्तर का है और पीएचडी के अलग स्तर का है। ठीक है, पीएचडी के एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इसकी भी आपसे बात करेंगे। अभी तो आप इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, मूल वीडियो तो अभी चालू भी नहीं किया है। हेल्पलाइन नंबर के लिए कुछ ईमेल आईडी, कुछ फोन नंबर आपको दे दूंगा, सभी नंबर लैंडलाइन होंगे। नंबर लगे ना लगे ये आपका नसीब, और यूनिवर्सिटी पे छोड़ दीजिए। और उन कोर्सेज की भी बात करेंगे जहां 20% इंटरव्यू और 80% एंट्रेंस के बेस पे आपका एडमिशन होगा। 20% इंटरव्यू और 80% एंट्रेंस के बेस पे आपका इंटरव्यू क्या कहते हैं एडमिशन होगा, उसकी बात करेंगे। और प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 122, 123 और 124 की बात करेंगे, और पेज नंबर 134 से लेकर 154 की भी बात करेंगे। उसमें क्या क्या दिया गया है, 4 मिनट का ये इंट्रोडक्शन हुआ। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा AMU की इंफॉर्मेशन को लेकर। बेवकूफ हैं आप, अब बेवकूफ मत बनिए। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन आए हुए प्रोस्पेक्टर पे, एक एक करके बातचीत करते हैं। पेज नंबर 5 को खोलकर देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर का क्या लिखा गया है। उसमें क्लियर कट एक चीज मेंशन कर दी गई है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देंगे और यदि आपका होना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जामिया किसी को ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम के, फोन के माध्यम से या बाय पोस्ट नहीं भेजेगा। आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहली चीज स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए, चाहे कोई भी आपका कोर्स हो। ठीक है, अगली चीज पेज नंबर 7 पे दी गई है, हैंडीकैप बच्चों के लिए। जितने भी फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं यदि वह अप्लाई करते हैं जामिया के अंतर्गत तो उनको 25% की सीटें रिजर्व रखी गई हैं उनके लिए। इस चीज को समझिए, सभी कोर्सेज में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा,
और मास्टर्स कोर्स, पीजी कोर्स, पीएचडी कोर्स, एडवांस डिप्लोमा सभी कोर्सेज में 25% सीटें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एक और चीज राइटर की बात कि जो खासकर ब्लाइंड बच्चे हैं उनको रिटर्न के लिए एक राइटर चाहिए होता है। जामिया कह रहा हूँ, एएमयू जामिया, उसकी हाँ गलती से यार नाम बिगड़ गया, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, देखिए ना नाम में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है यार, है ना। नोटिस है अलीगढ़ का और मैं जामिया जामिया चिल्ला रहा हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन है एएमयू की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रोस्पेक्टर का लिंक नीचे मैं दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। एएमयू फिर कहता है कि जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं यदि उनको राइटर की व्यवस्था नहीं है और राइटर उनको साथ लेकर नहीं आना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही राइटर की व्यवस्था करेगी। बस दो चीज़ों का आपको पालन करना होगा कि आप 40% से ज़्यादा ब्लाइंड पर्सन है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ईमेल के माध्यम से आप एएमयू को पहले इन्फॉर्म करेंगे 7 दिन पहले कि आपको राइटर की व्यवस्था की जाए। 40% से ज़्यादा यदि आप पीएच कैंडिडेट हैं और 7 दिन पहले यदि सूचना दे देते हैं तो आपको राइटर की व्यवस्था एएमयू प्रत्येक एग्जामिनेशन में करेगा, चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हो। इस बात को भी ध्यान से लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज़ कि जितने भी पीएच कैंडिडेट बच्चे हैं, ठीक है ना, जितने भी पीएच कैंडिडेट बच्चे हैं उनको कुछ कोर्सेज में अलग से भी रिजर्वेशन दिया गया, क्योंकि जो मैंने आपको रिजर्वेशन की बात की गई 25% की, ये सभी कोर्स में लागू नहीं होगा और कुछ कोर्सेज में 5% भी लागू होगा। 5% वाले कोर्सेज के नाम सुन लीजिए, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, प्रीटैब, एमसीए और एमटेक। एमटेक में भी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में 5% पीएच और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो उलझावा नहीं है, कोर्सेस इतने सारे हैं ना कि एक कोर्स की अगर मेन बात छूट जाए ना, फॉर्म में गड़बड़ी कर देंगे। और फॉर्म अप्लाई करते वक्त यदि आपने कोई चीज गलती से छोड़ दी जो कि मैंडेटरी थी, फिलअप नहीं किया, फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, पैसे आपके जेब से चले जाएंगे और आपको लगेगा आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। एडमिट कार्ड इसीलिए नहीं आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है। और फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट होगा कि आपने क्या अपनी एज को चेक किया, उस कोर्स के लिए कितनी थी, क्या आपने अपने सब्जेक्ट को चेक किया, उस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे गए थे, क्या आपने अपने सब्जेक्ट के चाहे ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स, उस कॉम्बिनेशन को चेक किया जो एएमयू ने आपसे मांगा था अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, कितना समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता। और हाँ, ऑर्डिनेंस नंबर 2016 यानी कि 2016 का जो अध्यादेश था, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, इसी एक्ट के अनुसार पीएच बच्चों को यह आरक्षण, ये रिजर्वेशन दिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज पीएचडी के बारे में, पीएचडी में सीट कितनी है, एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, इसकी घोषणा अभी एएमयू ने नहीं की है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। अब आते हैं फॉर्म्स को लेकर। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा, पहली चीज पार्ट 1, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा एक फैकल्टी से। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा एक फैकल्टी से, लेकिन यदि उस फैकल्टी में एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है पार्ट 2 कोर्सेज। यानी कि मान लीजिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और यदि आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मान लीजिए कई सारे सब्जेक्ट है, या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फैकल्टी तो एक ही है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, लेकिन अप्लाई आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में करना है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फैकल्टी एक है, कोर्स ज्यादा है, तो एक कैंडिडेट एक फैकल्टी में एक से ज्यादा कोर्सेज अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर से चीज को समझ लीजिए, एक कैंडिडेट एक फैकल्टी में एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोर्स एक से ज्यादा चूज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और दोनों कोर्सेज की फीस अलग अलग देनी होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, चाहे वे कोर्सेज यूजी लेवल के हो, पीजी के हो, पीएचडी हो, डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या लैंग्वेज कोर्सेज हो। इस बात को क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं लिख लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है।
और अगली चीज की बात करते हैं, यदि आप 3 कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और तीनों कोर्सेज 3 अलग अलग फैकल्टी के हैं, यदि आप 3 कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों कोर्स अलग अलग फैकल्टी के हैं, और यदि उन तीनों कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 100% है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फीस अलग अलग लगेगी, एंट्रेंस अलग अलग होगा, एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा, अपनी लास्ट डिग्री का, और अपनी एज देख लीजिएगा कि उस कोर्स को अप्लाई करते वक्त एज कितनी मांगी गई है। यदि आपकी एज एक दिन कम या एक दिन ज्यादा पाई गई, फीस हो जाएगी जमा, फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपके लॉगिन आईडी पर। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। अब एक और चीज पे चलते हैं। अपने अप्लाई करते वक्त फॉर्म में आप जो भी अपना साइन करेंगे और जो भी फोटो लगाएंगे, साइन लगभग 7 दिन पुराना रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन की स्कैनिंग होगी पहली चीज। जो फोटो लगाएंगे, फोटो 45 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फोटो का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलर बैकग्राउंड के पीछे कौन सा बैकग्राउंड लगेगा, लाल लगेगा, काला लगेगा, पीला लगेगा, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिए। और जो फोटो लगाएंगे 45 दिन पुराना, फोटो के ऊपर किसी प्रकार का सिग्नेचर, साइन, हस्ताक्षर नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिए। फोटो के नीचे यानी कि बॉटम में या टॉप पे, लेफ्ट में, राइट में किसी प्रकार की अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखनी है। साइन 7 दिन पुराना होना चाहिए, फोटो 45 दिन पुरानी होनी चाहिए। फोटो के लेफ्ट, राइट, बॉटम, साइड, सेंटर में किसी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। फोटो के ऊपर किसी प्रकार का साइन नहीं करना है। बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, कौन सा कलर होगा उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा। अगली एक चीज और लगेगी, आपका थंब यानी कि अंगूठा। अब लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, इसके लिए प्रोस्पेक्टर में तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, लेफ्ट थंब लगेगा। लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हैं, सीधे हाथ का तो बहुत कम मारते हैं। तो लेफ्ट थंब का ये लगाना है आपको। और इंक नीली लगती है, काली लगती है, लाल इंक का, हरी इंक का यूज मत कीजिएगा। लाल इंक, हरी इंक का यूज मत कीजिएगा, काली का या नीली इंक का यूज कीजिएगा थंब लगाने के लिए। और लेफ्ट थंब लगाइएगा, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं चाहे ट्रांसजेंडर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली एक और चीज चलते हैं, फॉर्म्स के अलावा हटके है, ये सभी पर लागू होगी। यदि आपका एडमिशन एएमयू में, देखिए जामिया निकल रहा है बार बार, लेकिन फॉर्म आया है एप्लीकेशन, क्योंकि जामिया का भी शेड्यूल आ गया है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी एएमयू की आपसे बात हो रही है। कई बार गलती से जामिया निकल जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा, बात एएमयू की। नाम रट गए हैं ना चीजों के, तो कंफ्यूजन नहीं, जीव फिसल जाती है, सरक जाती है, इतनी फिसलन है। उसी फिसलन में अगली चीज को समझ लीजिए, यदि डिपार्टमेंट के थ्रू आपका एडमिशन होता है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है, यूजी और पीजी में, पीएचडी की बात बाद में करेंगे, यूजी और पीजी में या डिप्लोमा कोर्सेज में या किसी खासकर बीएड, एमएड और लॉ कोर्सेज में आपका एडमिशन यदि ओएमआर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट पे होता है या डिपार्टमेंटल सीट्स पर होता है, अलग अलग है दोनों चीज। डिपार्टमेंट अलग टेस्ट लेता है, कुछ कोर्सेज में एडमिशन आपको एएमयू देगा और कुछ कोर्सेज में एडमिशन एएमयू के विशेष डिपार्टमेंट देंगे। तो आप एडमिशन एएमयू के टेस्ट के थ्रू देते हैं या एएमयू के डिपार्टमेंटल के टेस्ट के थ्रू देते हैं, दोनों का एंट्रेंस अलग अलग होगा, मेरिट और कट ऑफ अलग अलग आएगी, और दोनों ही प्रकार के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोनों ही प्रकार के एग्जामिनेशन में, यानी कि चाहे आपका एडमिशन डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू हो, चाहे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा ओएमआर सीट पर उसके थ्रू हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की, 0.25 की रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में पीएचडी के किसी भी कोर्सेज में अप्लाई नहीं होगी। यानी कि पीएचडी के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही 0.05 की, ना ही 1, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पीएचडी के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वह रहेंगे 80 नंबर के, 80 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इंटरव्यू कह लीजिए, प्रेजेंटेशन कह लीजिए, सिनॉप्सिस कह लीजिए, रिव्यू एसओपी कह लीजिए, उसके होंगे 80 नंबरों का आपका रिटन टेस्ट आएगा। किन बच्चों को एग्जामिनेट किया गया मैंने पहले बताया था, लेकिन बाद में और बताऊंगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पीएचडी का जो भी पेपर आएगा एमसीक्यू मोड से आएगा, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। और एक चीज, जो आपकी आंसर की आएगी ना, उस आंसर की को यदि आपको चैलेंज करना है, जो आंसर की आएगी
उसको यदि चैलेंज करना है, आपको लगता है कि आपके कुछ सवालों के जवाब सही हैं लेकिन आंसर की में जो जवाब सही दिया गया वह गलत है आपके अनुसार, तो आपको 48 घंटे के अंदर यानी कि 2 दिनों के भीतर अपने उस जवाब को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि 2 सवाल या 3 सवाल गलत हैं तो जितने भी सवाल गलत हैं उसको 100 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, इतना पैसा आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसको और समझिए सरल भाषा में, ये यूनिवर्सिटियां हैं या पैसा लूटने का गढ़, कमेंट करके बताइएगा। ये 2 सवाल के जवाब आपको लगते हैं गलत है और आंसर की में गलत दिया गया तो आपको 200 रुपए की फीस देनी होगी अपने जवाब को चैलेंज करने के लिए। यदि लगता है कि 5 सवाल गलत है तो 500 रुपए आपको पे करने होंगे और ये सारा प्रोसेस करना होगा आपको आंसर की आने के 48 घंटे यानी कि 2 दिनों के भीतर। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एज लिमिट को लेकर, जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएड और बीबीएलएल के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता बीपीएड के, लेकिन यूजी कोर्सेज की एज लिमिट फिक्स कर दी गई है। 24 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। यदि 1 जुलाई 2021 के बाद आप 24 साल 1 दिन के होते हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 24 से कम है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि आप 23 साल, 20 साल, 21 साल, 19 साल के हैं तो आप यूजी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूजी के 80% कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, जो कि डिपार्टमेंट लेगा, यूनिवर्सिटी भी लेगी, डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है। मेरिट पे एडमिशन नहीं होगा। यूजी के 80% कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। और 1 जुलाई 2021 तक यदि आपकी एज 24 साल से ज़्यादा होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। एक कोर्सेज है, कई कोर्सेज हैं इसमें, जैसे कि आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है बीएससी का और नर्सिंग है, ऐसे बहुत से कोर्सेज है। उसकी एज लिमिट 17 रखी गई है, यानी कि 17 साल से यदि आपकी एज कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स में। 17 साल इसमें लिखा है नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑफ 31 दिसंबर 2021, यानी कि 17 साल के यदि आप हैं 31 दिसंबर 2021 तक या हो सकते हैं, अप्लाई करिएगा। उससे कम नहीं होनी चाहिए इन कोर्सेज में। और कोर्सेज भी है जिसमें 17 की एज लिमिट रखी गई है, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, एक चीज क्या है, पेज नंबर 86 प्रोस्पेक्टर का खोलिएगा, जिसमें आपको ये वाला कोर्स जो बीएससी नर्सिंग वाला है, इसका सिलेबस, एरिया ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन किस एरिया से आएंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल, उसका पूरा एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और इसका एंट्रेंस टेस्ट एएमयू के अंतर्गत ही होगा, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। पीजी की बात करते हैं। पीजी कोर्सेज में भी एज लिमिट फिक्स कर दी गई है। कुछ पीजी में 27, कुछ पीजी में 28, कुछ पीजी में 29 साल की एज लिमिट रखी गई, यानी कि आपकी एज यदि 26 साल 11 महीने 29 दिन होती है ना, तो आप पीजी के किसी भी कोर्स में एएमयू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉट मोर देन, यानी कि 27 वाली ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उल्टा बोल गया, यानी कि 27 साल, आप 27 साल से यदि ज्यादा की आपकी एज है और कौन सी डेट तक, 1 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई को आप यदि 27 साल 1 दिन के हो जाते हैं तो आप पीजी के कोर्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हर कोर्स की एज लिमिट अलग अलग है, लेकिन 27 कम से कम रखी गई, यानी कि 26 साल 11 महीने 29 दिन, 26 साल 11 महीने 30 दिन, या 24 साल 23 साल 22 साल 25 साल की एज लिमिट है तो आप पीजी के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 29 से ऊपर, 28 से ऊपर, 30 से ऊपर जो भी कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे एफिडेविट लगाइए, चाहे गैप का रीजन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएचडी कोर्सेज में एज लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। पीजी कोर्सेज में एज लिमिट नहीं रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं प्रॉपर्ली पीएचडी कोर्सेज के। 19 मिनट हो चुके हैं ना। अब पीएचडी के बच्चे यहां से वीडियो को देखिएगा, थोड़ी आपके लिए समस्याएं पैदा करी हैं एएमयू ने। क्या समस्याएं हैं सुन लीजिए, समस्याएं लगती हैं समस्याएं सुन लीजिए, बकवास लगती है बकवास सुन लीजिए, वीडियो छोड़कर जाना है छोड़कर चले जाइए। ना मुझे चुल है ना मुझे परेशानी है। जो भी बच्चे गेट क्वालिफाई हैं और यदि 50% से ज्यादा स्कोर किया है उन्होंने, गेट होता है ना, GATE, याला मैं गेट की बात कर रहा हूँ, गेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो मार्केटिंग का है उसकी बात नहीं, मैं गेट की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन होता है, यदि आप 50% या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं बैचलर के आधार पर भी, और कुछ गेट पीजी पे भी होते हैं, तो आपको एग्जामिटेड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रोस्पेक्टर की तरफ, पेज नंबर 122 पर, ठीक है।
अब देखिए, अब ये सही है गलत मुझे नहीं दिया, इसमें ड्यूरेशन दिया है पीएचडी का 3 साल। अब ये कम से कम 3 साल है या यानी कि मिनिमम 3 साल है या मैक्सिमम 3 साल है, ये क्लियर नहीं है। इसके लिए विभाग और यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लीजिएगा। 3 साल। अब किस किस कोर्सेज में आई हैं पीएचडी के अप्लाई करने के लिए, वो सीट नहीं बताई है अभी तक। सीट नहीं बताई है, एंट्रेंस की डेट नहीं बताई है, फॉर्म कब ओपन होगा ये नहीं बताया है प्रोस्पेक्टर में, ना ही वेबसाइट पे। तो मैं भी आपको संभावित डेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ किस किस कोर्स में पीएचडी की सीटें आएंगी ये मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एटमोमोलॉजी, होम साइंस, प्लानेट पैथोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, आर्ट्स के सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये पहले बताए थे एग्रीकल्चर, अब आर्ट्स यानी कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग, फाइन आर्ट्स, हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन, कश्मीरी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ एडवांस मीडिया एंड मार्केटिंग, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, मलयालम लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये लैंग्वेज यानी कि आर्ट्स के कोर्सेज में पीएचडी की सीटें आएंगी। कितनी आएंगी प्रोस्पेक्टर बताएगा, वेबसाइट पे अपडेट आएगा, मिल जाएगा। कॉमर्स के अंदर उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोर्सेज हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, सिग्नल प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। इस कोर्स के नाम से भारत सरकार फेलोशिप भी निकालती है। आईसीएमआर होगा या आईसीईआर होगा, उड़ीसा का या आंध्रा का है, देख लीजिएगा वेबसाइट पे आई हुई है, डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है, इसको देख लीजिएगा। पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड ये है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले कोर्स के लिए, ठीक है। अब है इंटरनेशनल स्टडीज के कोर्सेज हैं, जिसमें 2 कोर्सेज हैं, इसमें से एक कोर्स में मैं भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसमें है सिक्योरिटी एंड पीस स्टडी एंड क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी, योजनाएं कुछ होता होगा, वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज, वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज, इंटरनेशनल स्टडीज वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। लॉ के लिए भी पीएचडी आया है। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, मसोलॉजी, वर्ल्ड वाइड साइंस एंड जियोलॉजी। मैनेजमेंट स्टडी में बिजनेस मैनेज, एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल। मेडिकल में आया है आपका हाँ बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक मेडिकल, टॉक्सिकल माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रो साइंस, पेडोलॉजी, फार्मालॉजी, फिर साइकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, और फिर है आपका साइंस में है आपका केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, फिजिक्स, रोबोट साइंस एंड जीआईएस एप्लीकेशन स्टैटिक्स। उसके बाद सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज बहुत अच्छी फैकल्टी है और कहें कि साइंस के बराबर की फैकल्टी है। अभी तो 23 मिनट हुआ है, 5 मिनट और लगेंगे, अभी टाइम है, समय है तो देखिए, नहीं तो बकवास कहीं और जाके सुनिए मेरी या किसी और की। सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो हो गया, आपको लग रहा है आप तो हमारे काम की चीज नहीं, तो वीडियो चले जाइए छोड़ के, फर्क नहीं पड़ता है। सोशल साइंस में है एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ऊपर बोला था एजुकेशन, यह है फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, और फिर है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन, सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य, सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, और उसके बाद है वुमन स्टडी। थियोलॉजी में है सिया थियोलॉजी और सुन्नी थियोलॉजी, यानी कि मुस्लिम होते हैं ना सिया और सुन्नी, तो थियोलॉजी के ये हैं। इस्लामिक हैं यानी कि सिया थियोलॉजी और सुन्नी थियोलॉजी। ये तो हो गए सब्जेक्ट। अब कुछ नियमावली सुन लीजिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है अप्लाई करने के लिए, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन में 50% अंक लेकर आए हैं, यदि आप ग्रेजुएशन में 50% अंक लेकर आए हैं तो ही अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी के लिए। दूसरी चीज, यदि आप मास्टर में 55% अंक लेकर आए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी में, यानी कि यूजी में 50 और पीजी में 55% अंक हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। कैटेगरी वाइज है या विदाउट कैटेगरी वाइज है ये क्लियर नहीं है प्रोस्पेक्टर में, तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। 80% का रिटर्न और 20% का इंटरव्यू होगा, जिसमें लिखा है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी, समझ रहे हैं पीपीटी। सिनॉप्सिस आपसे फॉर्म भरते वक्त मांगा जाएगा,
सिनॉप्सिस आपसे फॉर्म भरते वक्त मांगा जाएगा, विथ टॉपिक मांगा जाएगा, जिस भाषा के हैं उसमें मांगा जाएगा। आपसे इंट्रोडक्शन, मेथोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, प्री हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिब्लियोग्राफी, चैप्टराइजेशन, रिव्यू लिटरेचर, ये सब मांगा जाएगा जब पीएचडी का फॉर्म करेंगे अप्लाई। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। एक और चीज, 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में, हो गए 80 क्वेश्चन। और मेरिट में आने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, एंट्रेंस को इंटरव्यू के लिए आपका 50% स्कोर होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर रखा गया है ओनली अलीगढ़ होगा, ओनली यूपी नहीं, केवल अलीगढ़, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन पीएचडी वाले और सुनिएगा भी, जिन बच्चों का कैंडिडेट हुआ है, हाँ पहले नियम सुन लीजिए। आप सीट वगैरह के बारे में, एडिशनल रूल्स के विषय में जब प्रोस्पेक्टर अपडेटेड आएगा ना पीएचडी का, जब पोर्टल खुलेगा तब और जानकारी। पहली चीज ये है कि यदि आप एक से ज्यादा पीएचडी के कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। लेकिन फीस अलग अलग जमा करनी होगी फॉर्म के लिए, पहले बताया मैंने। लेकिन एक फैकल्टी में 2 ही कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। और एक कैंडिडेट पीएचडी में चाहे 2 फैकल्टी से एक कोर्स का चयन करे या एक ही फैकल्टी से 2 कोर्स का चयन करे, एक कैंडिडेट 2 से ज्यादा पीएचडी कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने एक एमए किया हिस्ट्री से और एक एमए आपने कर लिया हिंदी साहित्य से या संस्कृत से, तो आपको लगता है कि मैं हिंदी से पीएचडी भर दूं, संस्कृत से भर दूं, हिस्ट्री से भर दूं, या फिर मैं इंटरनेशनल स्टडीज से भर दूं या सोशियोलॉजी से भर दूं, तो सब्जेक्ट तो हो गए 4, अप्लाई नहीं कर। अप्लाई आप 2 ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कहा गया। यदि आप 2 से अधिक सब्जेक्ट में करेंगे अप्लाई, तो जिन 2 में अप्लाई किया है ना आपने, वो फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फीस रिफंड नहीं होगी, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना है तो कर दीजिए, नहीं तो अभी तक आप जा चुके तो कोई फर्क नहीं। एग्जाम्टेड, इसमें लिखा गया है 2 कंडीशन है एग्जाम्टेड वालों के लिए, दोनों कंडीशन में पढ़ देता हूं फिर मैं समझा दूंगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड नेट, जेआरएफ एंड गेट ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम, टेस्ट लास्ट 3 इयर्स, यानी कि गेट आपने क्वालिफाई किया है पिछले 3 सालों का, वही मान्य होगा। यदि आपने गेट 18 का 19 का 20 का 21 का तो हुआ नहीं, तो 18 19 20, 18 के बाद या 20 से 20 तक का आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो ही आप कंसीडर होंगे एग्जाम्टेड कैटेगरी में। नेट आपका चाहे 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, कंसीडर किया जाएगा। जेआरएफ तो 2 या 3 साल का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा यूजीसी का हो, सीएसआईआर का हो, डीबीटी का हो, आईसीएमआर का हो, आईसीएआर का हो, आईआईटी का हो, या एनी अदर टेस्ट कंडक्ट विद इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यदि आपने 50% से क्वालिफाई किए हैं तो भी आप एग्जाम्टेड कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कहा गया है आगे, लेकिन है बट लगा है ना, विदाउट अपेयरिंग दी रिटर्न टेस्ट, विदाउट अपेयरिंग दी रिटर्न टेस्ट, यानी कि रिटर्न टेस्ट नहीं देना। आगे कहता है सच कैंडिडेट विल हैव दी ऑप्शन अपेयरिंग द रिटर्न टेस्ट, यदि ये कैंडिडेट चाहें जिनका नेट है, जेआरएफ है, गेट है, आईसीएमआर है, आईसीआर को स्कॉलरशिप है, आईआईटी टीचर है, ये लोग अगर चाहें तो एंट्रेंस टेस्ट देना, तो एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑप्शन रखा गया है, चाहे तो एग्जाम्टेड हो जाए, डायरेक्ट इंटरव्यू दो, और अगर चाहें ये लोग इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट देकर भी ये आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। ये पीएचडी की इंफॉर्मेशन हो गई समाप्त। अब देखिए, अब आपको प्रोस्पेक्टर में जाइएगा, पेज नंबर 130, इसमें सभी कोर्सेज की फीस दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म कब आएगा, कब उसकी लास्ट डेट है, और क्या उसकी डेट है लेट फीस के साथ फॉर्म को जमा करने की। लेट फीस कितनी वह दी गई है, चाहे पीजी कोर्सेज हो, यूजी कोर्सेज हो, बीटेक कोर्सेज हो, एमटेक कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हो, वोकेशनल कोर्सेज हो, लैंग्वेज कोर्सेज हो, पीएचडी का नहीं है। पीएचडी का फॉर्म कब आएगा, कितनी फीस रहेगी, क्या लेट फीस है, कब रिटर्न होगा, इसके बारे में जानकारी प्रोस्पेक्टर में भी नहीं है। तो ये आधे घंटे का वीडियो मैंने आपको दिया, बिना रुके बोला है, और बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, और आपको समझाने में तो और ज़्यादा नहीं, कई गुना समय लगता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मत बताइएगा, सवाल पूछ लीजिएगा आप।
कोई मन में उलझन रही हो, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, क्योंकि मुझे ही समझने में 2 से ढाई दिन लगा है, तो आपको आधे घंटे में कैसे समझ में आएगा। वीडियो को रिपीट कर कर देखिए, हर चीज़ को समझिए, और वीडियो देखने के साथ साथ प्रोस्पेक्टर को पढ़ते रहिए, वेबसाइट को देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है प्रोस्पेक्टर में कुछ लिखा हो, मैंने कुछ और बोल दिया हो, लेकिन सही मानिएगा प्रोस्पेक्टर की भाषा को, क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टर से ही बोला है। जवान फिसल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो जेएनयू का रहेगा, या बीएचयू की बात करें, या मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करें, हैदराबाद की बात करें, मानू की बात करें, मुझे कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी का चाहते हैं, या फिर ड्यू की बात करें, उस पर बनाया जाएगा अगला वीडियो, और वह मिलेगा आपको 14 जून 2021 को। रात्रि के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, पुस्तक के पास रहिएगा, कीप लर्निंग, और जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। और सनॉप्सिस रिगार्डिंग कोई समस्या, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मत मांगिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, 10 घंटे के नाम से मिल जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।